नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले खबर चुनावों की। उत्तर प्रदेश के लिए आज कांग्रेस ने अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का एक प्लान तैयार किया गया है। जो बुकलेट रिलीज की गई उसे भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इसको रिलीज करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 20 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे और ये नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों में होंगी। उन्होंने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य में इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश को ये विजन देता है। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे? ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। और कांग्रेस के यूथ मैनिफेस्टो पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय को किसी भर्ती केंद्र की तरह सजाया गया। यहाँ इस तरह के होर्डिंग्स लगाकर जो भर्ती विधान है, जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम है, उसके होर्डिंग्स लगाए गए और इस तरह से एक तोरण द्वार बनाकर कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पर एक तरह से युवाओं को ये जताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं के लिए खास तौर पे सोच रही है। और कांग्रेस मुख्यालय में घुसते ही जो पॉइंटर्स हैं कांग्रेस की घोषणा पत्र के, उसको यहाँ पर बताया गया। अहम बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कही वो ये कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हो, युवाओं को साथ लेकर नया प्रदेश बनाना चाहते हैं, नया देश बनाना चाहते हैं। एक अहम बात यह कि प्रियंका गांधी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन की स्थिति बनती है तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उस समय सोचेगी परिस्थिति के हिसाब से। हाँ, इतना ज़रूर उन्होंने जोड़ा कि जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन होगी, यानी कि जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश की है उसमें एक सूरत हाल ये भी बताई जाती है कि समाजवादी पार्टी को शायद कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत पड़े सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी किसी हालत में जो कांग्रेस पार्टी है और ख़ासतौर पे प्रियंका गांधी है, उनकी कोशिश ये होगी कि जो पार्टी ने एजेंडा तय किया है युवाओं और महिलाओं के लिए, उसको वो सरकार लागू करे। ये तो खैर चुनाव के नतीजों की बात है। जो चेहरा है उत्तर प्रदेश में, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने, कि आपको क्या कोई और चेहरा नजर आता है? तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर लड़ रही है। संगठनात्मक कमजोरी बहुत रही है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने कोशिश कर उसको दूर करने की बात की है। हालांकि किस हद तक ये दूर हो पाएगा
या हो पाया है, ये चुनाव का नतीजा बताएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका संगठन कितना मजबूत हुआ है। जो एजेंडा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लागू कर रही है युवाओं के लिए और खासतौर पर महिलाओं के लिए, वो बाकी चुनावी राज्यों में क्यों नहीं। इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने यह कहा कि वो तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और वहां पे ये प्रयोग कर रही हैं, सकारात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं। और राहुल गांधी ने यह कहा कि कभी भी ऊपर से राज्यों पर यह थोपा नहीं जाता कि वो किस तरीके से अपना एजेंडा आगे बढ़ाए और किन मुद्दों को तरजीह दे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक जो तरीका है वो बताने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये फिर भी बरकरार है कि आखिरकार महिलाओं की जो स्थिति है वो तमाम राज्यों में जो है वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में चाहे उत्तराखंड हो या पंजाब हो या बाकी चुनावी राज्य हो, उसके लिए भी क्या कांग्रेस आगे समय में 40% टिकट और महिलाओं के मुद्दों को खास तरजीह देने का घोषणा पत्र लेके आएगी, ये सवाल रहेगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाह, और ऐसे में कांग्रेस को अपने इस युवा घोषणा पत्र से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। बीजेपी से निकाले जाने के बाद उत्तराखंड के नेता हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में वापसी के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी की विदाई तय है। ज्वाइनिंग किसने कराई फिर आपके? सभी पार्टी की पूरी लीडरशिप थी, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी से लेकर वेणुगोपाल से लेकर सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस में परिवार में एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मुझे सम्मिलित कराया है, अनुकृति को सम्मिलित कराया है। और ये निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में बीजेपी के पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में आगरा और आसपास के 40 विधानसभा के उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर शुक्ला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा के इस होटल में तमाम सारे पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और संगठन के जो लोग हैं उनसे आज एक बैठक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आगरा में मौजूद हूं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं जो आगरा और उसके आसपास के 40 विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ में बैठक करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। चूँकि ये ब्रज क्षेत्र में पिछली बार 65 सीटों में से 57 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी इस इलाके से, तो इसके वजह से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बैठक में जो सहप्रभारी हैं अर्जुन मेघवाल वो भी शामिल हो रहे हैं, SP सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और फिलहाल कई सारी बैठकें हैं। अब ये आप देखिए रामनरेश कश्यप जी कटारा जी आए हुए हैं और ये फिरोजाबाद से आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पन्ना प्रमुख बैठक, विधानसभा संचालित समिति बैठक, फिर नामांकन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक है। राजस्थान से जो कार्यकर्ता हैं वो तक यहाँ पर आए हुए हैं, करीब 88 कार्यकर्ता जो राजस्थान के हैं वो आए हुए हैं। इन लोगों को यहाँ भेजा है संगठन को मजबूत करने के लिए। अच्छा, है ना, चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक संगठन को मजबूत करके चुनाव जिताने का काम करने आए हैं राजस्थान। अलग अलग जगहों के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। आप सारे राजस्थान से यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि जो ब्रज क्षेत्र है उसकी कई विधानसभा जो सीट है वो राजस्थान की सीमा से लगती है, तो इसी के चलते राजस्थान के भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आगरा की 9 विधानसभा है सीट है उस पर 9 पर पिछली बार 9 पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी और यही एक आगरा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर 9 विधानसभा सीटों में BSP के साथ में बीजेपी का सीधा मुकाबला है यहाँ पर और BSP काफ़ी ताकतवर यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन फ़िलहाल आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद आसपास के तमाम सारे जो नेता हैं वो आगरा में आए हुए हैं जेपी नड्डा से बैठक करने के लिए।
आगरा से सुदेश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। यूपी के दिल में क्या है, ये जानने के लिए जब लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा इलाके में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला पहुंचे तो पता चला कि यहां की मौजूदा विधायक और योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह, जो प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों पति पत्नी इस सीट के लिए बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के दिल में क्या है, हम लखनऊ की सरोजनी नगर सीट में मौजूद हैं। बन तो यहाँ गरम गरम कचौड़ी रही हैं, पर यहाँ पर पति और पत्नी के बीच गर्मा गर्म नोकझोंक भी चल रही है इस सीट को लेकर के। यहाँ से विधायक हैं स्वाति सिंह, जो कि मंत्री हैं, महिला कल्याण मंत्री हैं, और पत्नी है दयाशंकर सिंह की। दयाशंकर सिंह बीजेपी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, और दोनों पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, और दोनों ही इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। दयाशंकर सिंह 2016 में सुर्खियों में आए, उन्होंने मायावती जी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, इसके बाद उनको जेल भी भेजना पड़ा। उसके बाद स्वाति सिंह जी बचाव में आई थी, और उसके बाद इतना पॉपुलर हो गई कि उनको बीजेपी ने 2017 में टिकट दे दिया, और वो यहाँ से जीत के आई लगभग 30,000 वोटों से ज़्यादा से। उसके बाद से स्वाति सिंह का ग्राफ ऊपर चलता चला गया, लेकिन अंततोगत्वा चाहे दयाशंकर हो चाहे वो स्वाति सिंह हो, वोट देना है यहाँ के लोगों को। तो यूपी के दिल में क्या है, जानते हैं कि यहाँ सरोजनी नगर सीट के लोग क्या कहते हैं। ये बताइए, इस सीट बड़ी चर्चा में है, स्वाति सिंह यहाँ से मौजूदा विधायक है, उनके पति दयाशंकर सिंह भी टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, स्वाति सिंह भी बीजेपी से टिकट मांग रही है। जनता क्या सोचती है? नहीं, दयाशंकर जी को दें, नहीं तो माननीय राजनाथ जी के छोटे पुत्र नीरज भैया जो हैं उनको टिकट यहाँ से मिलना चाहिए, क्योंकि जनता काम मांग रही है। स्वाति सिंह ने काम नहीं किया? आपको नहीं, काम नहीं किया जनता। आती नहीं यहाँ पे? नहीं आती हैं, दौड़े तो सभी करते हैं, लेकिन काम सड़क पे होता है। क्या लग रहा है इस सीट में तो दयाशंकर जी भी मांग रहे हैं टिकट, स्वाति सिंह भी मांग रही है टिकट, और पिछली बार 30,000 वोटों से जीती थी। जनता को क्या लगता है कि क्या आपके क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है स्वाति सिंह को टिकट वापस मिलना चाहिए, दयाशंकर जी ठीक है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो काम करे उसको देना चाहिए, और स्वाति सिंह तो कभी यहाँ पे आती ही नहीं है, उनको तो कभी यहाँ पे देखा ही नहीं गया है। दयाशंकर सिंह आते रहते हैं, काम भी देखते रहते हैं, आते रहते लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो भाई आता है, जो जनता के बीच में आता है, जो रहता है, उसको ज़्यादा पता होता है। सपा का कोई माहौल नहीं है? सपा का कोई माहौल नहीं। तो मतलब ये बीजेपी में अगर स्वाति सिंह को मिला, अच्छा मान लेते हैं कि आपको वोट देना है, दयाशंकर को नहीं मिला, स्वाति सिंह को मिला, फिर क्या स्वाति सिंह को वोट देंगे आप? हाँ, हम तो देंगे, बीजेपी को तो देना ही है, इतना अच्छा मतलब बीजेपी के आप कट्टर समर्थक हैं? टिकट किसी को, लेकिन आप चाहते हैं कि दयाशंकर को मिले। हाँ। सरोजनी नगर सीट है ये, यहाँ बड़ी मार हो रही है। स्वाति सिंह कह रहे हैं टिकट हमें दे दो, उनके पति दयाशंकर कह रहे हैं टिकट हमें दे दो बीजेपी से। अब इन दोनों की लड़ाई में सपा ना जीत जाए, ये बताइए आप लोगों के मुद्दे हैं, यहाँ कोई आया समझा, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि लड़ाई तो आप लोगों के वोटों के लिए ही है ना। आप ये हमें बताइए कि जब एक ही परिवार से दो लोग खड़े हैं, जब वो दोनों लोग कह रहे हैं कि हमें मिल जाए, जब उन्हीं पति पत्नी में नहीं मतलब जो है सहमति है, तो दूसरे का क्या कहा जाए? भाई दोनों, जब आप दोनों लोग एक परिवार से हैं तो एक लोग खड़ा होना चाहिए। बताइए, कुछ माहौल बन रहा है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का माहौल बन रहा है कि नहीं? भाई हमें तो लगता है कि 99% जो है समाजवादी का लगता है आपको? जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से जो है लगता है कि समाजवादी का 99% उम्मीद है, और चांसेस भी हैं। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा विधानसभा 168 मलिहाबाद लगता है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ भी जो है, आपके यहाँ तो लोग सब यहाँ सरोजनी नगर वाले आते हैं पीने के लिए, कुल्हड़ चाय सब? हाँ, जरूर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो काफी लोग आते हैं। हमें भी लस्सी पिलाइए, बस्ती बनाइए, और लोगों से बात करते हैं तो इनसे लस्सी पियेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपस में लड़ते रहते हैं, तो जब एकता ही नहीं है तो ये लोगों के लिए क्या करेंगे। और लोगों से बात करते हैं। इस सीट में बड़ा घमासान हो रहा है सरोजनी नगर सीट पे। यहाँ से सरोजनी नगर से स्वाति सिंह भी टिकट मांग रही है अपने लिए, जो मंत्री हैं, उनके पति दयाशंकर भी कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से दे दो। दोनों तू मैं कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि स्वाति सिंह नहीं, पब्लिक इतना लाइक अब नहीं करेगी उनको, पब्लिक लाइक नहीं करेगी क्योंकि वो
अभी 5 साल हो गए हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में अभी तक गई नहीं है। गई नहीं है? जब से जीत गई तब से गई नहीं है। 2017 में आपने वोट दिया था उन्हें? हाँ बिल्कुल दिया था। लेकिन आपको लग रहा है कि गलत किया आपने? है गलत किया तो उधर गई नहीं। ये बताइए, जो जिस क्षेत्र की पब्लिक उनको बनाती है, जिस क्षेत्र की पब्लिक उनको बनाती है, एमएलए बनाती है और मंत्री बनाई है, और उस क्षेत्र में जा नहीं रही है, वो वहाँ के देख नहीं रही है आदमी क्या व्यवस्था है, पानी है कि बिजली नहीं है, क्या है, क्या क्या समस्या है। तो मतलब ये जो दयाशंकर को मिले तो ठीक है, या फिर इस बार माहौल लग रहा है बीजेपी के खिलाफ है? लगभग बीजेपी के खिलाफ ही है। बीजेपी के खिलाफ है लगभग। बहुत लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किया, स्वाति सिंह आती नहीं है, या फिर इन दोनों की लड़ाई में सपा का फायदा हो सकता है? दोनों एक ही है, वो तो घरेलू लड़ाई है, उनकी कोई ऐसी लड़ाई तो है। दोनों ही एक है, चाहे वो बने एक ही रहेगा, कोई फर्क क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो लोग बनती नहीं है उन लोगों में आपस में। अरे तो घर में तो घर में मियाँ बीवी कभी नहीं बनती है, बहुत लोगों के घर में नहीं बनती, तो उन्हीं के घर में नहीं बनती तो कौन? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी है, बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी काम कर रही है। देखिए, यही लोकतंत्र की इतनी खूबसूरती है कि एक ही जगह शुक्ला जी भी हैं, एक ही जगह सेन साहब भी हैं। सेन साहब कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया, जबकि शुक्ला जी कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि मतलब एक छत के नीचे रहेंगे और अलग अलग राजनीतिक विचारधारा, अलग अलग जो उनके मत हैं वो सामने नजर आते हैं। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि उनका क्या कहना है। सरोजनी नगर के बारे में बताइए। सरोजनी नगर विधानसभा स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह या बीजेपी का इस बार ठन गोपाल है? सर बीजेपी को तो इस बार वोट कम मिलेगा, ऐसा लगता है रुझान में, क्योंकि हमारे पार्क वार्क जो बने हैं एल सेक्टर में, जितना वादा किया था थे पार्क भी अच्छे नहीं बनाए गए सर। थोड़ा कम वादा करके कम निकला गया है, इसलिए हमारा तो रुख है सर कि हम तो आती हैं कि नहीं आती हैं यहाँ पे विधानसभा में? सर कम आती हैं सर, कम आती हैं। ये बताओ, चुनाव में क्या लग रहा है? कहाँ रहते हो? अब तो यहीं रहते हैं, गोरखपुर के हैं। यहीं रहते हो? हाँ, यहीं पढ़ाई करते हैं हम। यहीं पढ़ाई करते हो। स्वाति सिंह यहाँ की विधायक हैं, पता है? जानते हैं। जानते हो? देखे हो, महिला कल्याण मंत्री हैं, देखे हो? जी जी। उनके पति हैं दयाशंकर, उनको जानते हो? जी जानते, नाम सुने। उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। जी जी जी। कौन अच्छा लग रहा है? दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि टिकट हमें दे दो बीजेपी का, वो कह रहे हैं टिकट हमें दे दो। जनता क्या सोच रही है? लड़ाई तो आप लोगों के वोटों के लिए। जनता तो इस बार सपा आएगी भाई। सपा आएगी? हाँ, सपा आएगी इस बार। दोनों लोग टिकट लें या ना लें, सपा आएगी। टिकट ले किसी को मिले, सरस्वती को मिले, दयाशंकर के, किसी को मिले, लेकिन सपा आएगी इस बार। सपा आएगी। युवा ये सोच रहा है सपा आएगी, सपा आएगी। देखिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। तो भले ही लड़ाई हो रही हो स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह में बीजेपी के टिकट को लेकर के, लेकिन जनता का मूड हमने सुना, जाना कि यूपी के दिल में क्या है। युवा कह रहा है कि टिकट किसी को मिल जाए, समाजवादी पार्टी आएगी। शुक्ला जी कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, स्वाति सिंह को मिले या दयाशंकर को मिले, हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन स्वाति सिंह कम आती हैं। तो सबके अपने अपने विचार है। और देखिए, इन बातचीत में समझ में आएगा आपको कि पलड़ा किसी का भारी नजर नहीं आता है। 3 लोग अगर मिलेंगे बीजेपी के लिए तो 3 लोग मिलेंगे समाजवादी पार्टी के लिए। तो समझ लीजिए कि यूपी में घमासान कितना जबरदस्त है। तो ऐसे ही यूपी के दिल में लगातार हम बताते रहेंगे कि यूपी की जनता क्या सोच रही है और चुनावी मुद्दे क्या है। तो सरोजनी नगर सीट में पति पत्नी स्वाति सिंह और दयाशंकर के बीच में जबरदस्त घमासान चल रहा है। और लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सोचे कि इन पति पत्नी की लड़ाई में दोनों के टिकट काटो और बीजेपी से किसी और को उतार दो। ये भी हो सकता है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यूपी के दिल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ से राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की तीसरी लहर अभी तक अपने चरम पर है। आज 3 लाख नए केस सामने आए। कोरोना का यह असर लोगों की सेहत के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी दिख रहा है। हर तरह का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उद्योग जगत ने मांग की है कि इस साल के बजट में उन्हें विशेष राहत दी जाए। गाजियाबाद रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हाईटेक ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस फैक्ट्री में कानपुर मेट्रो के लिए नए ऑटोमेटिक एंट्री गेट्स बन रहे हैं। ठीक है। फैक्ट्री मालिक कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मजदूर कम आ रहे हैं और इससे प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की वजह से जो नए ऑर्डर्स आए थे, जैसे ये ऑटोमेटिक एंट्री गेट है जो मेट्रो स्टेशंस पर आमतौर पर लगाया जाता है, और यहाँ पर कानपुर मेट्रो के लिए 400 नए गेट का निर्माण भी जो ऑटोमेटिक गेट्स हैं उनका हो रहा है। लेकिन फिलहाल सेंटिमेंट कम है और वर्कर्स भी बहुत कम काम पर आ रहे हैं। संजीव,
कितना असर पड़ा है इससे, जो इस तरह के ऑर्डर्स का प्रोडक्शन का काम आप कर रहे थे? थोड़ा सा काम स्लो हुआ है क्योंकि 25 से 30% वर्कर्स अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बीमार है, कुछ अपने घर चले गए हैं। और कानपुर मेट्रो का ये ऑर्डर जिसमें हमें 400 से ज़्यादा गेट देने हैं, टिकट वेंडिंग मशीन्स देनी है, सो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस महीने तक शायद ये लहर थोड़ी थम जाएगी और लोगों में फिर से आत्मविश्वास दोबारा जागेगा और हम फिर से अपनी प्रोडक्शन को स्केल करना शुरू कर देंगे। दरअसल मौजूदा वित्तीय साल में सबको कोरोना की 2 लहर से जूझना पड़ा है। तीसरी लहर ने बिजनेस सेंटिमेंट को फिर कमजोर किया है। कारोबार में गिरावट 25% से 30% तक हुई है। आपको लगता है कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री को एक स्टिमुलस पैकेज लेकर आना चाहिए, आपके जैसे जो उद्यमी हैं उनकी मदद करने के लिए? जी, एक तो जो पैकेजेस गवर्नमेंट ने पहले दिए हैं, मतलब उसमें भी अभी बहुत गुंजाइश है कि वो उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ECLGS है, ECLGS के अंदर में जो आपका क्राइटेरिया आता है वो बेसिकली इतना छोटा है कि आप मतलब आपको कुछ मिला लेकिन वो ना के बराबर। गाजियाबाद रोड इंडस्ट्रियल एरिया में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने कोरोना की पहली लहर में बड़ी संख्या में पलायन किया था। जो वापस लौटे वो कहते हैं मजदूरी घट गई है और काम भी कम मिल रहा है। जो आदमी 20,000 रुपये कमा रहा था वो 10,000 रुपये आ गया, उसके बावजूद काम नहीं मिल रहा है। और महंगाई, खाने पीने वाले चीजों की महंगाई हो गई डबल, किसी की तिबल। अब सरकार कुछ गरीब आदमी के लिए कर पा रही है, जितना भी कर दे तो बढ़िया है। पहले जी हम लोग 500 रुपये कमा लेते थे, 400 कमा लेते थे, अब नहीं हो पा रहा, 250-300 में रह जा रहे हैं। 250-300 में जी। तब ये बजट आ रहा है, सरकार से क्या मांग है आपकी, किस तरह की राहत चाहिए आप? हम लोगों को दवाई फ्री कर दे साहब, हम तो यही चाहते हैं कि बीमार आदमी बहुत परेशान रहते हैं बीमारियों में, अभी भी जेब में दवाई पड़ रखे हैं। जब काम नहीं चलेगा तो आएगा कहाँ से पैसा? पैसा भी नहीं है, पब्लिक को ये हो रहा है कि कैसे मिल जाए, 3 महीने तक पैसे नहीं मिल पा रही फैक्ट्रियों से, तो काम मजदूरी की लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा ही नहीं मिला अब तक, पड़ा है पैसा। पिछले साल कोरोना के दूसरी लहर के असर से उबरने में उद्योग जगत को कई महीने लगे थे। पिछले साल नवंबर में ये उम्मीद बंधी थी कि माहौल और बेहतर होगा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को फिर काफी धीमा कर दिया है। और अब छोटे और लघु उद्योग जगत की मांग है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में उनके लिए एक नया स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करें। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे सहयोगी अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। इंडिया गेट पर शहीदों की याद में जलने वाली अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किए जाने के खिलाफ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकाला गया। युवा कांग्रेस ने बीजेपी पर अपनी ओछी राजनीति के लिए इतिहास मिटाने पर उतारू होने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि शहीदों का ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।